गुड इवनिंग। बैठे बैठे सर, बैठे सर। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। तो एक डीपीपी का डिस्कशन था हमारा, नंबर 34। 34 नंबर। 34 में कितने, 8 ही क्वेश्चन है। आइए, पहले का क्या आंसर आ रहा है? फोर्थ क्वेश्चन अभी देखते हैं। आंसर सबने लिख लिए। अब बात करते हैं, क्या क्वेश्चन 2 पूछना चाहते हैं? 2 का सी, 2 का सी ऑप्शन। The ray will return back to the same medium for all value of n3। n3 की कुछ भी वैल्यू रखो तो क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? देखो, अपने पास में स्लैब लगाने से जैसे ये n3 है और ये n2 है और ये n1 है, तो स्नेल्स लॉ की जो इक्वेशन है, अगर ये थीटा 1 है, n1 साइन थीटा 1, n2 साइन, n3 साइन थीटा 2, n2 साइन थीटा 3, ये इक्वेशन तो सीधी सीधी लगेगी लगेगी। अगर स्लैब लगाओगे या नहीं भी लगाओगे तो यहाँ से वहां वाली इक्वेशन तो सेम टू सेम लगेगी। तो स्लैब लगाने से थोड़ा सा इतना हो सकता है कि वहां तक चली जाए पर वापस लौट के आ जाएगी, अगर उस मीडियम में नहीं जा पा रही तो। ठीक है, हाँ समझे। और बताइए, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि दो यूनिफॉर्म होलोस्फेयर, दोनों का मास है और उनके सेंटर फिक्स हैं, यहाँ पर इनमें से कौन सी बात सच्ची है? तो इनमें से कौन सी बात में दिक्कत आ रही है भाई? ABCD में से किस में प्रॉब्लम आ रही है? किसने पूछा है तीसरा? किसी ने नहीं पूछा है। ठीक है, तो फिर और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, 6 से पहुंच जाते हैं हम। अच्छा, के का वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर चित्र में दिया गया है। ये चित्र आपके सामने बना नहीं है, बना लीजिए। ऐसा कुछ दिया हुआ,
ठीक है, ये डायग्राम मिस कर रहा है शायद, डायग्राम शामिल करने के बाद हो जाएगा। हाँ, डायग्राम में के छपा नहीं, बाकी डायग्राम छपा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, डायग्राम मिस कर रहा है। डायग्राम देने के बाद उसके साथ के भी आ जाएगा, फिर हो ही जाएगा। ठीक है। और 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8, पैराग्राफ। हॉट एयर बैलून हॉट एयर बैलून में हम क्या करते हैं कि नीचे आग लगा के रखते हैं। आग लगाने से क्या होता है कि यहाँ की एयर गर्म हो जाती है, वो हॉट होकर के ऊपर उठ जाती है। और ये जो गर्म हवा होती है, क्योंकि ओपन है इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए P इक्वल टू रो आर टी बाई एम। तो ρ1 T1 बराबर ρ2 T2। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घट जाती है। तो हम क्या करते हैं कि बैलून के अंदर जो हवा भर लेते हैं वो कम डेंसिटी की भर लेते हैं, तो इसका वजन तो ओवरऑल उसकी अंदर की डेंसिटी से तय होगा, और इसने जिस एयर को हटाया उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो बायंसी फोर्स इसके वेट से ज्यादा हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है F रो एयर बायंसी फोर्स है ना, इनटू वॉल्यूम इनटू जी, रो वी जी, ये ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस रो हॉट एयर वी जी। ऐसा करने से इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या इक्विलिब्रियम में है कि उड़ रहा है ऊपर, फ्लोट कर रहा है? तो ये इक्वेशन बन जाएगी। वजन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, और क्या दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखा है। ठीक है, नॉर्मल एयर का डेंसिटी दे रखा है, हॉट एयर का डेंसिटी निकालना है या टेम्परेचर निकालना है। एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया। ठीक है, कर लेंगे, दोनों सवाल हो जाएंगे, है ना? अब कोई समस्या नहीं रहा। ऐसे ही सवाल इस बार का चिमनी वाला भी है, उसका आंसर उन्होंने कुछ और दिया है। अब उस पे आगे जब उनका कोई सॉल्यूशन आए तो डिबेट कर सकते हैं। अभी तो डिबेट का पॉइंट है, अपन ने जो दिया उसमें लॉजिकली तो ठीक है वो, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बर्नौली इक्वेशन नहीं लगेगा, तो हमने लगाया भी नहीं। हमने तो चिमनी के अंदर लगाया था बर्नौली इक्वेशन। मतलब आपकी क्लास में तो शायद डिस्कस ही नहीं किया मैंने ना? अच्छा, दूसरे बैच में डिस्कस किया था, रिकॉर्डेड भी है वो तो, है ना? तो रिकॉर्डेड में वो बताया मैंने कि भाई हमने चिमनी के ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि इसमें क्या है कि अंदर हीट सप्लाई हो रही ना, तो बर्नौली इक्वेशन में क्या एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाएगा। हमने कहा हीट सप्लाई करने के बाद जो ऊपर चिमनी वाला हिस्सा है उसमें बर्नौली लगाए, तो उसके हिसाब से आंसर है। अब उसमें क्या हो रहा है कि कैपिटल डी का यूज नहीं हो रहा है। अब उन्होंने कुछ और मन घड़त assumption लिए, कुछ नियम तोड़े हैं कुछ, तो कुछ और आ रहा हुआ, इसलिए उन्होंने कुछ रेंज दिया अपनी तरफ से, पर वो रेंज हमारी रेंज से बाहर जा रहा है, हमारा नहीं आ रहा है उसमें, है ना? तो अब देखो इसमें कुछ बच्चों को क्लेम करने के लिए तो बोला है, मतलब आंसर घोषित होने के बाद बच्चे अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन के साथ एक क्लेम कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा ऐसा है। अगर उनका क्लेम सही पाया जाता है तो आंसर का
वैल्यू का रेंज बदल जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा होता है तो बोनस भी हो जाता है। मतलब चेंजेस अभी और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, डीपीपी हो गया पूरा, है ना? और कुछ था नहीं, है ना? बस इतना ही था। ठीक, तो अपन चल रहे थे इक्विवेलेंट के ऊपर, उसको करते हैं आगे खत्म। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और बैटरी, ये हो गया था। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन रह गया था, इसमें आ जाता। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी। मैंने कुछ गलत लिख दिया, वी बी माइनस वी, ये मुझे दिख गया। अब मैं क्या करूं, इसको चेंज करूं सिंबल। वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, या यहाँ भी चेंज कर सकता था, इसको बी कर देते इसको, है ना? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ये पता चला कि हर एक के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहेंगे। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, potential difference across each will be same and will be equal to potential difference across equivalent। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उतना ही होगा जितना इक्विवेलेंट के अक्रॉस होगा।
इक्विवेलेंट के अक्रॉस और हर एक के अक्रॉस बराबर है। तो वोल्टेज सबके अक्रॉस बराबर रहता है, तो हम कहते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सब सब एक ही दो ही पॉइंट पे जा रहे हैं, बी से ए, एक ही रास्ता एक ही रास्ता एक ही रास्ता, बीच में रास्ते में कोई और नहीं रास्ता। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है वहां खत्म होता है, यहाँ से शुरू होता है वहां खत्म होता है, यहाँ से शुरू होता है वहां खत्म, एक ही पॉइंट से शुरू होता है एक ही पॉइंट पे खत्म होता है, तीन अलग अलग रास्ते हैं। अगर ऐसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट के बारे में कहना चाहते हैं, करंट के लिए क्या कहेंगे? करंट गेट डिवाइडेड, ये देख रहे हैं कि टोटल करंट आई आया था उसका तो बंटवारा हो गया, और इनका रेशियो निकालेंगे, I1:I2:I3, 1/R1:1/R2:1/R3, वो यहां से निकाल सकते हैं। I1 VB माइनस VA अपॉन R1, I2 VB माइनस VA अपॉन R2, I3 VB माइनस VA अपॉन R3। तो VB माइनस VA अपॉन R1, VB माइनस VA अपॉन R2, VB माइनस VA अपॉन R3। इनका रेशियो निकाला तो ये आ गया, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये जो करंट का बंटवारा करना है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। वैसे जैसे मान लो कि ये दोनों R और R हैं, ठीक है, यहां से आई है, तो ये करंट देखेगा कि इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं, इधर भी वैसा ही मामला है उधर ही वैसा ही मामला है, तो इसके इलेक्ट्रॉन आधे आधे बढ़ जाएंगे चार्ज के, आधे इधर चलो आधे इधर जाओ, तो हो जाएगा I/2 बराबर बराबर का था ना, बराबर बराबर बढ़ गए। फिर मान लो कि रेजिस्टेंस जो थे, एक R था और एक 2R था, फिर यहां से चार्ज को जाना था। अब इनको ये बोला गया कि भैया इधर से जाओगे तो डबल रेजिस्टेंस मिलेगा, इधर से कम मिलेगा, तो ये कहेगा कि 1/3 तो इधर चले जाते हैं, 2/3 इधर चले जाते हैं, I/3 2I/3। ऐसा करने से पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा, 2I/3 इंटू R और I/3 इंटू 2R, हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। ऐसे हमारे को बांटना आना चाहिए, और इस नियम से बांटेंगे तो क्या लिखेंगे, I1/I2 इनवर्स रेशियो में आ जाएगा, तो 1/R अपॉन 1/2R, 2 का रेशियो आ गया, तो I1 I2 से दुगना होना चाहिए, तो I1 इज ट्वाइस ऑफ I2 और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो ऐसे होगा। ऐसे करके हम को जल्दी से कैलकुलेट करना आना चाहिए, 2 का तो करना ही आना चाहिए, 3 के लिए फार्मूला है ही, बांटने जैसे बांट लेंगे। तो करंट का बंटवारा हो जाता है, वोल्टेज वही का वही रहता है। अब ये जो R इक्विवेलेंट आएगा, वो हम ये जानते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। I की वैल्यू उठा के रख देंगे, VB माइनस VA अपॉन R इक्विवेलेंट,
और वी बी माइनस वी ए अपॉन R1, वी बी माइनस वी ए अपॉन R2, वी बी माइनस वी ए अपॉन R3। ठीक है, तो इस प्रकार फार्मूला हो गया तैयार। ठीक है, तो ये आप लोग पहले से जानते हो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला पैरेलल में क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला ये हो गया। पावर का हिसाब बताते हैं, है ना। तो वोल्टेज का हिसाब हो गया, करंट का हिसाब हो गया, अब पावर का हिसाब। पावर कंज्यूम्ड बाय इक्विवेलेंट रजिस्टर will be sum of power of all। अगर आपने इक्विवेलेंट रजिस्टर का पावर कंज्यूम पता किया तो वो सभी के द्वारा कंज्यूम की गई पावर का सम ही होगा। कैसे होगा देखते हैं अभी। अगले पेज पे जाना चाहता हूँ। हो गया ना। यही समझना है, यही नोट करना है। नोट इसलिए कर रहे हैं कि भूल जाएंगे तो देख लेंगे, इसलिए नोट नहीं कर रहे हैं कि नोट कर लेते हैं घर जाके समझ लेंगे। कुछ लोगों का नोट करने का भी लॉजिक क्लियर नहीं होता उनको कि मैं नोट किस लिए कर रहा हूँ, है ना। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो उन्हें लगता है कि ये मैं नहीं भूलूंगा, वो नोट करते ही नहीं कि भाई ये बात तो मैं भूलने वाला, मैं तो वही नोट करूँ ना जो मैं भूल जाऊंगा। तो उनके इतने से पेज में से सिर्फ 2 लाइन लिखते हैं, हो गया नोट। क्योंकि उन्हें फिर रिवाइज करने में भी टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा नोट करोगे तो रिवाइज करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, है ना। कुछ भी लिख डालोगे तो फिर उसको खुद पढ़ना भी पड़ेगा, और कितनी बार पढ़ोगे। तो ये अलग अलग बात होती है लोगों की, है ना। आपने कर लिया नोट। फॉर्मूला ये आया था पावर का, टोटल पावर वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वलेंट और वी स्क्वायर अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। तो टोटल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3। सबके क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो इक्विवेलेंट में वही पावर कंज्यूम हो रहा है जो सब में हो रहा है। तो इक्विवेलेंट में जब भी पावर निकालोगे तो टोटल आ जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे वो सबके क्रॉस होगा। तो ये बात हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब बैटरी के पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात और कर लेते हैं, फिर ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले भी खत्म हो जाएंगे। अब अपने पास ऐसी बैटरी है
E1 R1 E2 R2 E3 R3, ऐसा हो गया। यहाँ पे करंट आई है, इस ब्रांच का I1, इस ब्रांच का I2, इस ब्रांच का I3। अब हम इसकी जगह पर इसका एक इक्विवेलेंट रिप्लेस करना चाहते हैं। E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट VA VB और I। सर्किट के इस हिस्से को हटाकर उसको इससे रिप्लेस किया जाएगा, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। वही हम जानना चाहते हैं कि कितना इक्विवेलेंट होगा। जो इस ब्रांच में करंट यूं आ रहा था, यहां से आई आ रहा था और इधर आई जा रहा था, तो ये आई आ रहा है, आई जा रहा है। ठीक है, अब इसका इक्वेशन लिख के देखेंगे ऊपर वाले का। तो ये है प्लस और ये है माइनस। यहां से शुरू किया, VB माइनस I1, VB माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू VA। तो यहां से आ गया VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। VA माइनस VB का वैल्यू ये हो गया। ऐसा ही हम दूसरे में लिखेंगे सिमिलरली, VA माइनस VB E2 माइनस I2 R2। अब इस वाले में देखेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस E3 माइनस I3 R3। ठीक है कि नहीं? यहां से लिख लो पहले ही। यहाँ लिखोगे पहले VB, फिर यहां से जम किया माइनस E3, फिर माइनस I3 R3 इज इक्वल टू VA। इसको इधर ले गए, तो VA माइनस VB इक्वल टू माइनस E3 माइनस I3 R3। किसी का मन कर रहा है कि मैं I3 इधर मानूंगा, इधर क्यों माना आपने? मान लो, वैसे मान लो, है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसा मान लिया वैसे कर रहा हूं, है ना। तो अब इसके अनुसार जो मेरा I करंट है वो क्या, किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि मैंने करंट जैसा माना है वैसे इक्वेशन बनेगी। मैंने यू करंट माना है ना तीनों में, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। जो कुछ उल्टा मानेगा उसका कुछ और होगा इक्वेशन, है ना। अब इसका भी लिख देता हूं ऐसे ही, VA माइनस VB E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ तो I आ रहा है, यहाँ तो I1 आ रहा है, यहाँ तो I2 आ रहा है, यहाँ तो I3 आ रहा है। अब इन तीन तीन इक्वेशन इसको कैसे कंपेयर करें? उसमें भी I लेके आए, तो उसका तरीका है कि इसको R1 से डिवाइड कर दें, इसको R2 से डिवाइड कर दें, इसको R3 से डिवाइड कर दें और ऐड कर दें। तो इसका इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, VA माइनस VB अपॉन R1 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस I1। VA माइनस VB अपॉन R2 E2 अपॉन R2 माइनस I2। VA माइनस VB अपॉन R3 माइनस E3 अपॉन R3 माइनस I3। और इसको भी डिवाइड कर देते हैं, VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस I, ऐसा हो गया।
अब ये जो ऊपर वाली तीनों इक्वेशन है इनको ऐड कर देते हैं, तो हमको ये मिलेगा कि वी ए माइनस वी बी कॉमन आ जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इक्वल टू E1/r1 प्लस E2/r2 माइनस E3/r3 माइनस आई। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाएगा, तो हमें आई की जगह आई मिल रहा है, माइनस की जगह माइनस मिल रहा है, ये चीज इसके बराबर हो रही है और ये चीज इसके बराबर हो रही है। तो यहां से हमें पता लगा, क्या पता लग गया कि 1/r इक्वलेंट जो है वो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 है। ये तो वही का वही है। अगर तीन बैटरी पैरेलल है, चाहे सीधी जुड़े चाहे उल्टी जुड़े, रेजिस्टेंस तो सीधा ही जुड़ता है, रेजिस्टेंस में कोई माइनस साइन का रोल नहीं है। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है, इधर जाओ तो भी रेजिस्टेंस होता है, उधर जाओ तो भी रेजिस्टेंस होता है। इसलिए बैटरी के उल्टा सीधा जोड़ने से रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जैसा होता है वैसा लगा दिया। तो जो इक्विवेलेंट बैटरी होगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो सभी के रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो का सम करके उसका इनवर्स करना पड़ेगा, है ना। अब ई इक्विवेलेंट वाले को कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए मैं ये जगह खाली कर देता हूं। तो वहां से आ जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, E1/r1 E2/r2 E3/r3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट का फार्मूला हो गया, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन जान लिया हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी जान लिया हमने। तो बैटरी अगर पैरेलल में आ जाए तो क्या किया जाए, ये इक्वेशन लगाया जाए। पहले एक इक्विवेलेंट का डायग्राम बनाओ, जो इक्विवेलेंट की डायरेक्शन में बैटरी होगी वो प्लस की लेनी है, जो इक्विवेलेंट के अपोजिट होगी वो माइनस की लेनी है, ठीक है। अब इसका कुछ अप्लाई वगैरह देख लेते हैं, एप्लीकेशन, है ना। एक दो सवाल में इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करते हैं हम, तो फिर देखते हैं कि कैसे होता है। इसके लिए मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, फार्मूले की जानकारी हो गई, लीजिए ये सवाल। इस बार का जो आईआईटी का पेपर आया था उसमें एक कैपेसिटर का क्वेश्चन आया था, उसके अंदर भी दुविधा हो गई है, कुछ विद्यार्थियों ने क्लेम किया आंसर के खिलाफ। प्रश्न में क्या है कि करंट की डायरेक्शन के बारे में बताया नहीं गया है, करंट का वैल्यू दिया गया कि इतना करंट जा रहा है, तो कोई विद्यार्थी उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानता है, तो फिर कुछ और वैल्यूज आती हैं और उन चारों में से एक भी नहीं मिलता है। तो जो प्रश्न करता है उसने ऐसा सोचा नहीं होगा कि लोग उल्टा सोच लेंगे। ऑब्वियस विचार तो ये होता है कि बड़ी बैटरी के हिसाब से लोग सोच लेते हैं कि करंट ही हो जाएगा, पर उसमें क्या उसी उसी ब्रांच का रेजिस्टेंस भी बड़ा है, तो छोटी हो जाती है बैटरी फिर, क्योंकि E/R हो रहा है ना रेशियो, जो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने जाएंगे E/R हो जाएगा। अभी देखो इन दोनों में से अपन को बैटरी कौन सी ताकतवर लग रही है, 20 वोल्ट वाली। ऐसा लग रहा है ये जो पंप है ना, ये ऐसे इसको भी चार्ज कर देगा और इधर भी फेंक देगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसका करंट यूं चला जाएगा, यूं चला जाएगा, इधर से तो बैटरी को चार्ज कर देगा, इधर से इसको कर देगा, ऐसा लग रहा है, मालूम नहीं, है ना।
टू बराबर के बैठ रहे हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे ना तो ये भी इसको चार्ज कर सकते हैं, वैल्यू डिपेंडेंट है। तो फिलहाल तो अभी सवाल इक्विवेलेंट का हम देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को हटा के एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना है और 4 ओम के रेजिस्टेंस से करंट निकालना है यूजिंग इक्विवेलेंट ऑफ बैटरी फाइंड करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। आप देखो कैसे करते हैं, कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा ट्राई कर लो। अब आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग एचसीवी के सॉल्व एग्जाम्पल करना, अपनी शीट के सॉल्व एग्जाम्पल करना। तो किसने ऐसा दोनों काम किया? एचसीवी के और शीट के सवाल सॉल्व किए, इतने लोगों ने किए। अच्छा, अब जिन्होंने किए मुझको ये बताओ कि कितने सवाल थे एचसीवी में जो तुमने कर पाए हो? 3 क्वेश्चन। कितने किए एचसीवी वाले? जो कर सकते थे वो कितने सवाल थे? क्योंकि सवाल तो और आगे की टॉपिक भी है ना उसमें। कितने कर लिए? 5 और 10 बड़ा अंतर होता है। 5, 15 पेज होंगे इसमें। 15, 20, 5, 10, 3 बहुत अलग अलग वेराइटी। अच्छा ये बताओ कि शीट के अंदर कितने सवाल करने लायक थे? अच्छा, हाँ सॉल्व एग्जाम्पल का ही तो बोला था, 6-7 है ना। सवाल होमवर्क के लिए थोड़ी बोला था, सॉल्व वाले करने के लिए बोला था। भाई देखो रूल तो पता लग ही गया है, कितना शानदार नियम है। केसीएल केवीएल, सवाल 1000, 2 नियम। इस बात की कितनी खुशी होती है। वह फिजिक्स तो इतनी आसान है, बस मैं 2 नियम जानता हूँ, इतने सवाल कर लेता हूँ, कोई भी सवाल कर लेता हूँ सर्किट का। तो उसके लिए वो थोड़े सॉल्व एग्जाम्पल करने से कॉन्फिडेंस आता है, प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं रहता है। नहीं करने से फिर वो बढ़ता जाता है कंफ्यूजन। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये ओवरऑल ए ही पॉइंट है पूरा। ये बी, इसको तार लंबा करने से अलग नहीं हो गया, ये एक ही है। तो हम कह रहे हैं कि ए बी के अक्रॉस हमने एक नया इक्विवेलेंट बैटरी लगा दिया, उसका आर इक्विवेलेंट, और इधर का 4 ओम। ये वाला पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ए और बी, ए और बी पॉइंट के बीच हमने एक इक्विवेलेंट बैटरी बनाया। तो जब भी हम इक्विवेलेंट का सवाल करेंगे तो पहले हम किन 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट बना रहे हैं हम उन्हें पहचानेंगे, फिर उसका पहले इक्विवेलेंट का डायग्राम बनाएंगे कि ये मैंने इक्विवेलेंट बना दिया है। अब ये जो इक्विवेलेंट बनाया है इसमें इसका आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसका 2 है, इसका 2 है। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 + 1/r2। तो आर इक्विवेलेंट r1 r2 अपॉन r1 + r2, 2 × 2 अपॉन 2 + 2, 1, 2 + 2 मिला के 1 हो गया। ये 1 हो गया भाई, 1 ओम। 1 × 2 = 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16 × 2 = 24 × 2 = 48 × 2 = 1 ओम।
अब हमारे पास एक फार्मूला है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अच्छा, इसका दो का अपन एक रेडीमेड फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो E इक्विवेलेंट का फार्मूला E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इससे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस नीचे वाले से कैलकुलेट कर रहा हूं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 10 इंटू 2 20 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। तो ऊपर हो गया 40 60 60 प्लस 4 15 चौक 60 15 आ गया। तो 15 ये हो गया 15 वोल्ट। अब ये सर्किट हो गया सिंपल, 15 ये 4 ये 1 ये 5 हो गया टोटल। तो करंट आ गया फिर 15/5 3 एम्पियर। ठीक है, आप लोगों ने ये निकाला, कितना आसान काम है ये। अब देखो मैं दूसरी बात बताता हूँ, मुझे 4 ओम में करंट निकालना था, इसलिए इन दोनों को गायब कर दिया। अगर कोई कहे कि आप तो इसमें बीच वाले में करंट बताओ या इधर वाले में बताओ, चलो साइड वाले में बताओ, साइड वाले में बताएं तो फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, अब ऐसा करके बताओ, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के इस ब्रांच में करंट निकाल, राइट वाली दोनों ब्रांच का इक्विवेलेंट निकाल के फिर लेफ्ट वाली ब्रांच में करंट निकालो। कुछ भोले लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, तो मेरी तरफ से इधर एक 0 वोल्ट की बैटरी लगा दे। ठीक है, ऐसे दिक्कत हो रहा हो कि बैटरी तो है ही नहीं, है ना, है नहीं, तो फिर 0 वोल्ट ले लो, उसमें क्या जा रहा है। अब हो जाएगा। अभी जो राइट साइड वाला हिस्सा है ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, इन दोनों का, फिर सर्किट बना लो। फिर अपन ये पता करेंगे कि 10 वोल्ट वाले में करंट किधर जाएगा, ये पता लग जाएगा इससे। अच्छा देखो, इक्विवेलेंट निकालने का फायदा तभी जब ओरली निकाले लोग, तभी क्या जल्दी जल्दी होगा सवाल, कि दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जल्दी से, करंट का बंटवारा जल्दी से, ये सब सॉल्व करके कैपेबिलिटी स्थापित करनी है, तब जाके सर्किट में हम आगे बढ़ेंगे। बाकी नियम लगाने में तो क्या रखता है, लगा के इक्वेशन लिख के बैठ जाओ। ठीक है, अब मैं इसका राइट साइड वाले का इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, सेकेंड पार्ट यहां करता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि पहले अपना इक्विवेलेंट का एक डायग्राम बनाऊंगा। मैं इधर का जो बैटरी है इसको ऐसे रखूंगा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ऐसा का ऐसा ही रखूंगा। इन दोनों का मैंने एक इक्विवेलेंट बनाया, तो मैं पहले एक इक्विवेलेंट बैटरी दिखाऊंगा, एक रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, बस अब इनका वैल्यू पता करूंगा। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इस पॉइंट को बी नाम दिया है। तो ए और बी के बीच में ये दोनों है, यहाँ पर भी तो ए जा रहा है, यहाँ भी तो बी जा रहा है, तो इन दोनों का मिला के एक कर दिया। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालते पहले तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 × 2
अपॉन 4 + 2, 4/3 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया 4/3, 2 × 4 अपॉन 2 + 4, 8/6, 4/3। तो आर इक्विवेलेंट की जगह 4/3 रख दिया। अब ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है, E1R2 दिस इंटू दिस, कहाँ गया भाई, इधर, दिस इंटू दिस, है ना, 20 × 4, 20 × 4 + 0 × 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2। तो ए इक्विवेलेंट कितना आ गया, 40/3। 40/3 का मतलब 13 पॉइंट समथिंग होता है। तो अब ऐसा हो गया कि 10 वोल्ट वाले को चार्ज करने लग गया ना, ये 10 से ज्यादा ताकतवर हो गया। अब अपन को इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिया गया। अब अपन को इसमें सॉल्व करना है। तो ये दो पंप लगाए अपन ने, एक तरफ 10 वोल्ट वाला, एक तरफ 13.33, 13.33 ताकत रखता है। ये यूं घुमा देगा चार्ज को, इधर ही मान लेते हैं करंट, ठीक है। इस ब्रांच का करंट अब I1 मान लिया इधर। तो अब मैं इसमें चाहूं तो जंक्शन लो, जैसे अपना वो क्या लूप लो लगा लूंगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसे चक्कर खाता हूं मैं। -10, -2I1, -2I1, -4/3I1 प्लस 40/3 इज इक्वल टू 0। तो 40/3 -10, 40/3 -10 इज इक्वल टू 2I1 + 4/3I1। तो ये कितना हो गया, 10/3, और ये भी 10/3। I1 कितना है, 1। तो हमें पता चला कि इस तरफ का करंट जो है I1 1 एम्पियर आया, इधर वाला 3 आया था, तो इधर का 4 हो गया। तो ऐसे आप चाहो तो किसी भी हिस्से का इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस हिस्से में करंट निकालना है उसको इक्विवेलेंट में नहीं लेना पड़ेगा, बाकी का इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। जब मुझे राइट वाले 4 ओम में करंट निकालना था तो लेफ्ट वालों का इक्विवेलेंट बनाया। जब 10 वोल्ट वाली बैटरी में करंट निकालना तो इधर वालों का इक्विवेलेंट बनाया। अगर मैं ऐसा ना करके वैसा करूं, देखो मैं बताता हूं कि कैसे करूं, ठीक है ना। कोई आपत्ति विपत्ति है तो पूछ लो, पूछो। किस वाले का, हाँ ये जो इक्विवेलेंट वाला है, तो इससे कौन सी ब्रांच का करंट आएगा, लास्ट वाली ब्रांच का, वही तो निकाला। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला तो इसी से तो निकाला करंट, वही तो निकालना था और वही किया है, वही पूछा था। ये कोई डाउट थोड़ी। तुम कुछ कहना चाहते, अच्छा मैं इस 20 वाले के अंदर करंट भेजना चाहता हूँ, भेज सकते हैं। इस बार के आईटी के साल में ये तो हो रहा है। उन्होंने यहाँ पर एक आर अननोन दे दिया, तो भोले बच्चों ने, भोले क्या सच्चे बच्चे, है ना, भोले अच्छे सच्चे होते हैं, है ना, चालाक लोगों से तो बढ़िया होते हैं। तो अभी इसमें कहना चाह रहा था कि ये जो था
आईआईटी ने क्या, ये अननोन दे दिया और उन्होंने करंट की डायरेक्शन दिया नहीं। तो जो चालाक लोग थे उन्होंने कहा भी 20 वोल्ट का लगा, 10 का लगा तो करंट यूं जाएगा, तो उन्होंने करंट यूं भेज दिया। अब भोलो ने करंट यूं भेज दिया, ऐसे भेज दिया, तो फिर उसके लिए उन्होंने जो रेजिस्टेंस सॉल्व किया तो रेजिस्टेंस बड़ा आ गया, और वो सच में ऐसा मिल गया, आ भी रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया, आपत्ति दर्ज किया है आईआईटी के ऊपर। बोले आपने क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं कि करंट किधर जा रहा है, आपने ये बताया कि इस ब्रांच में करंट जा रहा है, हमने उल्टा ले लिया, तो हम लोगों का तो नहीं आया ना, फिर आपके चारों में से कोई भी नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे टिक मारेंगे, आप तो बोनस करो इसका। अब वो आईआईटी वाले प्रोफेसर देखेगा, हाँ डायरेक्शन तो दिया नहीं, उल्टा मारने से सॉल्व हो रहा है क्या। अब देखते हैं। अभी चलो मैं एक बात बताना चाह रहा था, दूसरी बात आ गई, फिर बात रह जाएगी। अगले पेज में जा रहा हूँ, इसमें कुछ एक बात और कहना चाह रहा हूँ। ऐसा था, ये 10 था, ये 2 था, ये 20 था, ये 2 था, और ये 4 था। तो कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, ये ए है और ये बी है, तो हम क्या करते हैं, तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 0 वोल्ट की बैटरी लगा के कह देते हैं कि भाई तीनों का एक बना दो। अगर हम तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसमें देखो क्या होगा। जैसे मान लो कि इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, और इसमें करंट जाएगा नीचे की तरफ I1 प्लस I2, तो इसमें दोनों में ऊपर गया I1 प्लस I2, और इसमें नीचे I1 प्लस I2, तो इसमें जीरो करंट, इक्विवेलेंट का करंट तो हो गया जीरो। ए से बी की तरफ टोटल कितना करंट जा रहा है, I1 I2 माइनस ऑफ I1 प्लस I2 मिला के जीरो हो गया, तो इक्विवेलेंट का करंट जीरो हो गया। इससे अपन को क्या मिलेगा कि सीधा सीधा ई इक्विवेलेंट निकालने से बी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और बी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इस्तेमाल करके किसी भी ब्रांच का करंट निकाल लेंगे, है ना। अब वो देखो कैसे होगा, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम, 2 2 और 4, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो उसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, 5/4, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 4/5, ठीक है ना। 4/5 आर इक्विवेलेंट हो गया। अब ये फॉर्मूला देखेंगे, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन 4/5, E1 10/2, 20/2, 0/4, तो ये हो गया 5, हो गया 10, 15 हो गया, तो ई इक्विवेलेंट आ गया 4/5 इंटू 15, तो ये 12 आ गया। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट 12 वोल्ट आया। अब तीनों का इक्विवेलेंट 12 वोल्ट आया, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है। इससे हमें ये पता लग गया कि अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानते हैं तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, 12। बस अब यहां से हिसाब हो जाएगा, इसका 0 ले लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 0 0, और इधर का हो गया 12 12। अब हमें समझ में आ गया कि इसमें कितना करंट जाएगा, 12/4, 3 आ गया। अब यहाँ पर 12 है, इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2/2, 1 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा, 3 एम्पियर इधर चला गया, तो 1 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो इसमें 4 आ जाएगा,
वैसे देखोगे तो कैसे आएगा, ये 12 ये 20 है, तो ये -8 हो गया, -8 और ये 0, तो इस तरफ ऊपर जाएगा, 8/2, 4 एम्पियर। ऐसे करके हमने तीनों का इक्विवेलेंट बना करके सीधा ही पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त कर लिया, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो हर ब्रांच का करंट निकाल लिया। तो ये मैंने इक्विवेलेंट के बारे में कुछ बात बताई। अब एक प्रश्न हमारे मन में आया था कि भाई ये जो 20 वोल्ट वाली बैटरी है, क्या इसमें करंट उल्टा भेजा जा सकता है, जैसा कि इस बार के आईआईटी के प्रश्न में हो रहा है। अभी आईआईटी ने इसका फैसला करेगी भोले बच्चों की एप्लीकेशन पढ़ने के बाद, कि लोग उल्टा भी भेज रहे हैं और हो भी रहा है। वो प्रोफेसर साहब भूल गए ये बात, सवाल बनाने वाले, कि मैंने डायग्राम बना के नहीं दिया कि करंट किधर जाएगा। तो उसकी वजह से बोनस हो सकता है फिर ये सवाल, क्योंकि चारों में से एक भी नहीं आ रहा था, तो कोई टिक क्या मारेगा। भोले लोग कहेंगे हम तो टिक मारने के लिए कुछ था ही नहीं उसमें, चार में से एक भी नहीं आ रहा है। और दूसरे तरीके से चारों आ रहे हैं, अच्छा एक के तो चारों आ रहे हैं और एक के एक भी नहीं आ रहा है। अभी जैसे मैं बताना चाहता हूं कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो कि करंट उल्टा जाए, तो उस केस में फिर VAB की वैल्यू 20 से ज्यादा आ जाए ना, जैसे 12 है ना, अगर ये 20 से ज्यादा आ जाए तब हो सकता है यहां पर। अब ऐसा लगता है कि 20 से तो क्या ज्यादा आएगा, है ना। चेक करके देख लेते हैं, इधर का R मान लेते हैं। तो इसमें R मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा, R इक्विवेलेंट में फर्क पड़ेगा इधर, है ना। तो अपने E इक्विवेलेंट का वैल्यू R की टर्म्स में निकाल के देख लेते हैं। तो इनमें से एक R मान लेता हूं, देखो क्या हो गया, ये 10 और 2 हो गया। अब उसमें सवाल मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा है, उसमें उल्टा बैटरी था क्या कोई, ये R मान लिया, ये 20 ले लिया। इसमें पॉसिबल है कि नहीं। अब देखो इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट 1/2 + 1/R + 1/4। तो यहां से R इक्विवेलेंट का आंसर क्या बनेगा, 1/2 + 1/4 का कितना गया, ऊपर नीचे 2, 3/4, 3/4 + 1/R। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 3R + 4, 4R/3R + 4, 4R, है ना। ये तो R यहाँ नहीं आएगा, R इक्विवेलेंट में आ गया। अब इसका E इक्विवेलेंट निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा 10/2, तो ये तो 0 हो गया, ये 5 हो गया, 20/R + 5, 4R/3R + 4, ऐसा हो गया। ये R इसे गुणा करके ऊपर काट देते हैं, तो E इक्विवेलेंट आ गया 20 + 5R × 4 / 3R + 4, ठीक है। और इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ गया ना, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 20R + 4 अपॉन 3R + 4।
हाँ, ऐसा आ गया ना। अभी बताओ कि R+4 डिवाइडेड बाय 3R+4, तो ये निश्चित तौर पे 20 से कम ही आएगा, है ना। 20 से कम आएगा तब तो ये करंट इसके अंदर ऊपर ही जाएगा, इसमें तो उल्टा नहीं आएगा, इसमें पॉसिबल नहीं है। अब आईआईटी वाला एकदम एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है ना, उसमें आ रहा है ऐसा बता रहे हैं, है ना, चेक करना पड़ेगा एक बार उसका डेटा क्या है। उसमें शायद एक बैटरी उल्टी है, इसे क्या बैटरी सीधी है ना, उसमें माइनस साइन का फर्क पड़ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। उसमें भी तीन है, ऐसे ही तीन डायग्राम बने हुए हैं, एक में रेजिस्टेंस नहीं है। वो आपको तो पूछा नहीं होगा, आपके टेस्ट में नहीं होगा उस साल, क्योंकि कैपेसिटर था उस। ठीक है, आगे आ जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया, इक्विवेलेंट की जानकारी होगी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं और सर्किट का ही, ये क्वेश्चन कीजिए। अब आपको सब तरह के नियम पता लग गए, सीरीज पैरेलल और बिना सीरीज पैरेलल, कैसे चाहो जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो। इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक ब्रांच में कितना करंट जा रहा है। जो लोग अभी प्रयास करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, जो लोग इस समय को टालते जाएंगे पीछे पीछे होते जाएंगे।
क्या कुछ आया आंसर? क्या सर्किट उलझ गया? अच्छा बताओ, इस सर्किट में कितनी ब्रांचेस हैं? 6 ब्रांचेस हैं। 6 करंट मान के 6 इक्वेशन लिख के कोई भी सॉल्व कर सकता है। इसमें क्या रखा है? भोले लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं, पहाड़ उठा लेते हैं, है ना? मतलब काम छोटा सा था बड़ा कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप चाहो तो 6 वेरिएबल मान के कर लो। हर ब्रांच का एक करंट, 6 इक्वेशन, कितने जंक्शन है ये बताओ? तो 3 जंक्शन लो लग जाएंगे और 3 लूप लो लग जाएंगे। 3 लूप लो लगा लो, 3 जंक्शन लो लगा लो, 6 वेरिएबल मान लो, 6 इक्वेशन लिख लो, सॉल्व। कुछ न करने से ये तो अच्छा है। कुछ लोगों से ये भी नहीं हो पाता है, 6 वेरिएबल भी नहीं मान पाते हैं, 6 सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। इसको अपन कहते हैं करंट मेथड। करंट मानो, सॉल्व करो। पोटेंशियल मान के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप पोटेंशियल मानना चाहते हो तो एक पॉइंट का 0 मान सकते हो, फिर आपको एक पॉइंट का x मानना पड़ेगा और एक पॉइंट का y मानना पड़ेगा। 2 मानने पड़ेंगे ना शायद, बाकी कहाँ बन जाएगा शायद। 0 x, 0 मानने से यहाँ दोनों पॉइंट हो जाएंगे, x मानने से वो दोनों पॉइंट हो जाएंगे, y मानने से सारे। तो अगर पोटेंशियल वाले मेथड से करोगे तो आपको 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे, x और y। 2 जगह जंक्शन लॉ लगाओगे, 2 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो पोटेंशियल मेथड से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? करंट मेथड में 6 इक्वेशन लिख लो, 6 को सॉल्व कर लो। पोटेंशियल मेथड में 2 इक्वेशन लिख लो, 2 को सॉल्व कर लो, फिर सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, फिर हर ब्रांच का करंट आ जाएगा। बेहतर होगा कि हम पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो इसलिए आप जो लगाना चाहें लगाएं, पोटेंशियल मेथड लगाएं, करंट मेथड लगाएं। कुछ लोग प्रॉपरली ईमानदारी पूर्वक करेंगे नहीं, आधा लिख के छोड़ देंगे, प्लस माइनस हिसाब से लगाएंगे नहीं, डायग्राम प्रॉपर बनाएंगे नहीं, फिर ये अपेक्षा करते कि उनका आंसर आ जाए, फिर उलझे उलझे बैठे रहेंगे। तुरंत से नहीं आएगा आंसर, लोग चाहते तुरंत मिल जाए आंसर, जोड़ बाकी गुणा भाग करूं आ जाए आंसर। रास्ते से गुजरना नहीं चाहते, प्रॉपर प्लस माइनस लगाना नहीं चाहते हैं, कुछ वोल्टेज मानना है, कुछ करंट मानना है, वैसा करना नहीं चाहते। कुछ कर रहे हो कि मैं करूं, है ना? सब लोग अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं। तो करंट मेथड से कौन कर रहा है भाई? तुम कर रहे हो। 2-3 लोग करंट मेथड से 6 वेरिएबल मान के सॉल्व कर रहे हैं, हिम्मत रखते हैं। छोटी छोटी 6 इक्वेशन। करंट मेथड तो हमेशा आंसर देगा भाई।
कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब बताओ मैं कौन से मेथड से करूं? चलो मैं पहले पोटेंशियल मेथड से बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको ओरली कैसे करेंगे। मतलब इक्विवेलेंट से होगा वो, पर वो होगा और मतलब हिसाब लगाना पड़ेगा, ओरल करो या फिर पेपर पे करो। अच्छा ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, तो ये 0 हो गया, ये 20 हो गया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल हम x मानते हैं, तो इसका x प्लस 10 हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल y मानते हैं, तो इसका y प्लस 10 हो गया। इस तरह से हमारी इस इक्वेशन, इस पूरे डायग्राम में हर एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाए ऐसे पोटेंशियल मान लिए गए हैं। और ऐसा करने में हमें दो वेरिएबल मानने पड़े, एक्स और वाई। अब हम इन्हें हटा देंगे और उनके हटते ही हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, फिर हर ब्रांच का करंट आ जाएगा। कितना अच्छा होने वाला है। हम कोई भी दो जंक्शन पकड़ेंगे और जंक्शन लो लगाएंगे। तो मैं पसंद कर रहा हूं कौन सा जंक्शन। अब देखो जंक्शन में भी देखो कितना अच्छा सवाल आ गया है। अभी जंक्शन में भी क्या दिक्कत होने वाला है अभी इसमें दिखेगा। आप बताओ कौन सा जंक्शन लेना है, वो लेंगे हम। एक्स प्लस 10 वाला लेना है? ये अच्छा ऊपर ठीक लग रहा है हमको कॉर्नर में। ठीक है, तो फैसला हो गया कि हम इस जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगाएंगे। तो अब कैसे लगेगा? इस तरफ जाने वाला अपन कहेंगे आउट गोइंग करंट 0। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट 0। तो इधर जाने वाला करंट तो आप लिख सकते हो, वो लिखोगे x प्लस 10 माइनस 20 अपॉन 2। ये जो मैं छोटा सा काम कर रहा हूं ना, ये कुछ भोले बच्चे इस चैप्टर के खत्म होने तक भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। और अगला चैप्टर चालू हो जाएगा कैपेसिटर। तो फिर से बोल रहा हूं कि इधर जो करंट जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इसमें से इसको घटाना, इससे डिवाइड करना, तो ये इधर का करंट आ गया। अब मैं इधर का करंट बता रहा हूं, तो ये क्या होगा, x प्लस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। इधर का करंट आ गया। अब जब मैं इधर का करंट लिखूंगा तो फिर मैं इसमें फंस जाऊंगा, क्योंकि बैटरी तो बताती नहीं कितना करंट, है ना। जब मुझे इस ब्रांच का करंट लिखने की बारी आएगी, तो मेरे पास कोई फॉर्मूला ही काम करने लायक नहीं है। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि x प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन 10 कर दो, है ये तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो अब मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इस ब्रांच का जो करंट जो मैंने इधर माना था, वो फिर इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट होगा। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि एक जंक्शन से और आगे बढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि मैं इस ब्रांच का करंट डायरेक्टली नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है। जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है उसका करंट निकाला नहीं जा पाएगा। तो मैं इस ब्रांच के करंट को जो यहाँ पे लिखना चाहता था, या तो मैं आई लिख करके छोड़ दूं, फिर एक और जंक्शन पे लगाऊं, फिर उस आई को हटाऊंगा, उसकी बजाय मैं यहीं से लिख दूंगा। तो ये जो आई इधर आएगा वो इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो इधर जाने वाला मैं लिख सकता हूं, वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1। और इधर जाने वाला करंट एक्स माइनस वाई प्लस 10 अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जंक्शन लॉ का एक इक्वेशन हो गया। सिर्फ नीचे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। ये भी 1 होता तो अच्छा लगता, कोई बात नहीं। ये हो गया x माइनस 10, 2 से गुणा हो गया, 2x प्लस 20, 2x माइनस 2y, 2x
माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 माइनस 20 कैंसिल, x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x कितना हो गया 7x, 2y माइनस 4y, 10 उधर ले जाएं, 10 हो गया मतलब 7x माइनस 4y। अब ये y और 4 तो एक जैसे लगने लग जाते हैं कभी कभी, तो ये y के नीचे ऐसे कर देते हैं, हाँ ना, ठीक है। 7x माइनस 4y इक्वल टू 10, ठीक लिख दिया ना, ये आ रहा है प्रॉपर। एक जंक्शन का और लिखना है। अब बताओ, ये ऊपर वाले तो हो ही चुके हैं, अब ये नीचे वाले होंगे, इस वाले में लगाते हैं। ये बढ़िया था वैसे, क्योंकि इस ब्रांच का निकल जाएगा, इस ब्रांच का निकल जाएगा, इस ब्रांच में से वहां से निकल जाएगा, तो ऐसे करके काम बन जाएगा। तो y वाला जंक्शन अच्छा था, पहले इसको चुनते तो y माइनस 0, y माइनस 0 बाई 2 प्लस y माइनस एक्स बाय 1, इधर से जाएंगे, इस तरफ गया तो y प्लस 10 माइनस एक्स बाय 1, फिर इसको 2 से गुणा कर दिया तो y 2y माइनस 2x 2y प्लस 20 माइनस 2x, तो ये क्या हो गया 2y y 5y 2x 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाते हैं, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 7x माइनस 4y इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करो भाई, कैसे करोगे? ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसमें से उसको घटा दूं या उसमें से इसको घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं, तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा। 16 माइनस 35, 16 माइनस 35 कितना होता है 35 माइनस 16 माइनस का 19, तो माइनस 19x, 80 माइनस 50 30 माइनस 30 अपॉन 19। आंसर तो बहुत ही बदसूरत आया, 19 का कहाँ तोड़ मिलेगा, 19 आ गया तो आ गया। अभी x आया, x रख देंगे तो y भी आ जाएगा। अब बताओ y क्या आएगा, जल्दी से y बताओ। इसमें रख दो, y निकाल लो। हाँ 100/9, वो भी माइनस का, 100 अपॉन 19 माइनस की प्लस, वो भी माइनस, माइनस 100/19 और माइनस 30/19। अब देखो सर्किट का तो मामला ऐसा है कि अगर मैंने भी इसमें कोई कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ कर दिया होगा तो गड़बड़ हुआ ही होगा, फिर उसका इलाज नहीं कुछ भी, है ना, फिर वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ गलती हुई है। मतलब इरिटेशन होता है सर्किट के सवाल में, सवाल करते वक्त मन थोड़ा ऐसा हाई कंसंट्रेशन चाहिए, हर जगह प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, सारी इक्वेशन सॉल्व करने में कोई गलती ना हो, क्योंकि कोई एक गलती होती है कुछ नहीं मिलने वाला है ना।
मान रहे हैं कि सब सही किया ना, कुछ गलत तो नहीं किया आपके सामने? अभी फिर भी बचा हुआ है, अभी हिसाब लगाना। अब ये y की वैल्यू आ गई -100/19, -100/19, तो ये -100/19, और x का वैल्यू है -30/19, तो ये कितना होता है? प्लस का आ गया, तो 90/19, 90/19, और ये वाला 150, 160, तो ये आ गया 160/19। ठीक है, 160/19। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक ब्रांच का कितना कितना करंट। अब देखना इसमें क्या है, 160/19 और ये 20, कौन बड़ा होगा बताओ? 20 बड़ा होगा, तो 20 - 160/19, 220, 220/19 डिवाइडेड बाई 2, तो इस ब्रांच का करंट आया 110/19। क्या आप लोगों का आया? अब इधर वाली साइड में इसका तो आसान ही है, क्योंकि वोल्टेज मिल गया, ये तो जीरो है, ये रेजिस्टेंस भी 1 है, तो ये तो अच्छा है। 160/19, इधर से 110/19 आया, इधर चला गया 160/19, तो कहीं से 50/19 आया होगा इधर से। फिफ्टी बाई 19, 50/19 इधर आ गया, 160 में से 110 इधर गया, तो 50/19 इधर चला गया। अब इसका और हिसाब लगाओ भाई, 90/19 और -30, तो ये प्लस हो गया, इसमें से इसको घटाया 120/19, तो इधर आया 120/19 एम्पियर। 120/19, अब ये 120 से ये माइनस का 100 है, तो माइनस इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? नहीं, इस वाले पॉइंट का -30/19 और -100/19, तो ये हाई पोटेंशियल, तो क्या 70/19, तो 70/19 इधर आ गया, वैसे भी आ रहा है, 50 इधर गया, 70 इधर गया, तो 120 आया ना, बैठ रहा है ना सही, हर ब्रांच का आ गया। आंसर सुंदर नहीं आया भाई, पर जिन लोगों ने करंट माने हुए 6, एक ऑनलाइन में विद्यार्थी ने कहा कि उसका करंट मेथड से आ गया है। ठीक है, करंट मेथड से आ सकता है। अब आप बताओ, ये पोटेंशियल मेथड आसान है क्या? दो इक्वेशन लिखा, सॉल्व किया, वैल्यू पुट किया, आ गया आंसर, है ना? अगर हम इसको ओरली करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? सुनो जरा, इसके लिए मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा। इस सवाल में दो बातें आपके समझ में आ गई। एक तो यह है कि जंक्शन लॉ में कभी कभी बैटरी से क्या पंगा पड़ता है, ये बात सामने हो गई आपके। दूसरे वाले बैच में ऐसा सवाल आया नहीं, अभी पढ़ा तो उनको पूरा चैप्टर दिया लगभग, किस्मत से ऐसा मौका नहीं आया कि बैटरी रह गई हो। तो मैं अब अगले पेज पे जाता हूँ और फिर से इसको बताता हूँ।
ठीक है। अच्छा देखो, जो लोग उल्टा पुल्टे ज्यादा सोचते हैं, उससे अच्छा 6 करंट मानो, केवीएल लगाओ, फटाफट फटाफट 6 इक्वेशन सॉल्व कर दो। कौन तो सोचेगा क्या करेगा, प्लस माइनस फिक्स है, यूं गया, एक केवीएल लगाया, दूसरा लगाया, सब 6 इक्वेशन लिख डाला और हो गया। देखो 3 तो जंक्शन लो ही हो गए। अगर आप चाहो तो 3 में भी काम चला सकते हो। करंट वाली जो इक्वेशन है उसमें आप वेरिएबल से बच सकते हो 6 मानने की बजाय, 3 जंक्शन लो, इक्वेशन में ही लगा दो। पर मेरा मानना है कि वैसा करने से ना एक गड़बड़ क्या होती है, मैं बताता हूँ। अगले पेज पे डायग्राम बना रहा हूँ इसका। डायग्राम इसका अगले पेज पे कैसे बनाऊं, याद रहेगा। 20 2 1 1 10 1। दो था, वो एक था, ये 2 था, वो 1 था, यही था ना डायग्राम। अब देखो, जो लोग करंट मेथड से करना चाहते हैं उनके लिए जो मैं 6 का कहना चाह रहा था, 6 की बजाय वो 3 से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि यहीं पर वो करंट के अंदर 3 वेरिएबल ही लेंगे। वो कैसे लेंगे, जैसे उन्होंने ले लिया कि इस ब्रांच में I1 करंट है ना, यहां से I1 जा रहा था, इस ब्रांच में I1 ले लिया, और इस ब्रांच में I2 ले लेते हैं, I2। अब जैसे आपने यहां से I1 लिया और I2 इधर ले लिया, तो इस I1 में से जो करंट इस तरफ गया उसको हमने मान लिया I3, तो जो बाकी बचा हिसाब में कम पड़ गया, I1 माइनस I3, ऐसा हो गया। ठीक है। अब देखो, इधर I3 आया, इधर I1 चला गया, तो इसका मतलब इस तरफ से आया होगा I1 माइनस I3, इधर से I3 आया, इधर I1 माइनस I3, तभी तो इधर I1 जाएगा। अच्छा, इधर I1 माइनस I3 आ गया, इधर I2 आ गया, तो इधर से कितना आया होगा, ये दोनों ऐड होके आ गया होगा, I2 प्लस I1 माइनस I3। तो कहने का मतलब ऐसा हो गया कि मैं जो करंट वाला जो जंक्शन लॉ था डायग्राम में लगा दिया, जैसे न्यूटन्स लॉ में कांस्टेंट की इक्वेशन डायग्राम में लगा के फिर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, तो आप डायग्राम के अंदर ही जंक्शन लॉ लगा दो, तो आपको 3 वेरिएबल ही पड़े और आपको 3 लूप दिख रहे हैं, तो 3 लूप की 3 इक्वेशन, 3 लूप की 3 इक्वेशन लगा लो। इस लूप की एक इक्वेशन इस लूप में ऐसा लगा लेते हैं, इसमें ऐसा लगा लेते हैं। अब इसमें जो करंट माना उसके हिसाब से प्लस माइनस साइन प्रॉपर दिखा देते हैं, जैसा भी हमने करंट माना है। करंट हमने नीचे माना है इसे, तो प्लस माइनस, करंट इसमें यू माना है तो प्लस माइनस, बैटरी का प्लस माइनस तो वैसे पता रहता है, दिक्कत नहीं प्लस माइनस से। तो अब की बार हमने डायग्राम में करंट मेथड को चुना और जंक्शन लो लगा के 6 की जगह 3 वेरिएबल किया। अब 3 लूप लो लगा देंगे, 3 इक्वेशन बनेगी। अब देखो कैसे लगाएंगे, यहां से बढ़ते हैं आगे, तो ये हो गया 20, फिर ये बाद वाला साइन -2I1 -2I1 माइनस I3 इंटू 1 0, तो 20 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3। ठीक है, इस लूप का हो गया। अब हम लगाना चाहते हैं इस लूप में, बीच वाले लूप में, यहां से शुरू करते हैं। 10 10, यहां से 10 गया, फिर -I3 इंटू 1, फिर प्लस
2 इंटू I1 माइनस I3, फिर इसमें ऊपर गए प्लस I2 प्लस I1 माइनस I3 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो गया देखो, अब 10 I3 को एक साथ करो, I3 2I3 4I3 हो गया माइनस का, इसको इधर ले जाएंगे 4I3, I2 एक अकेला है माइनस I2, I1 2I1 3I1 माइनस 3I1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक लिखा ना। उधर जाके उनको ले लिया, एक 10 इधर रख लिया। अब मेरे पास एक तीसरा ये वाला है, इसमें लगाता हूं, इसमें लगाऊंगा तो देखो क्या हो गया, 10 माइनस I2 इंटू 1 माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो 10 इज इक्वल टू I1 तो इधर आ गया और 2I2 और माइनस I3। तो मैं अब अपनी तीनों इक्वेशन एक साथ ले आता हूं, 10 इज इक्वल टू 4I3 माइनस I2 माइनस 3I1 और 20 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I3। अभी तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तीनों को सॉल्व करना है। बताओ क्या करोगे? I3 का वैल्यू उठा के इसमें रख दूंगा और इसमें रख दूंगा तो I3 गायब, फिर I1 I2 की दो इक्वेशन बचेगी, है ना। तो इस I3 की वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं और इस I3 की वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं, तो क्या आ जाएगा, 10 I1 प्लस 2I2 माइनस I3 की वैल्यू क्या है 20 माइनस 2I1, तो ये माइनस 20 इधर चला जाएगा 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3I1 प्लस 2I2, 30 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2, ये हो गया ना। अब रहा इसको उठा के इसमें रखने का, तो 10 इज इक्वल टू 4 I3 की जगह 20 माइनस 2I1 माइनस I2 माइनस 3I1, ये तो हो गया 10 इज इक्वल टू 80। I1 का कितना हो गया माइनस 8 और माइनस 3 माइनस 11, माइनस 11 I1 माइनस I2। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो मेरे पास दो इक्वेशन कौन सा हो गया 30 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2 और इसको इधर इधर ले गए तो 70 इज इक्वल टू 11I1 प्लस I2। इस तरह से अब हम दो इक्वेशन में आ गए जिसमें I1 I2 वेरिएबल है। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से ऊपर वाला माइनस कर देते हैं, तो 140 माइनस 30 हो गया 110, और ये हो गया 22 माइनस 3 19। तो I1 का वैल्यू आए 110/19, ऐसे ही था हमारा वैल्यू। अब बताओ कौन सा मेथड अच्छा है, फर्स्ट वाला, ये अच्छा है। अच्छा देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको ओरली कैसे करेंगे, है ना। होगा भी कि नहीं होगा अभी देखते, है ना। अगले पेज पे जाना पड़ेगा इसके लिए।
है ना, हो गया। ऐसा दिया हुआ था ना, अब देखो इसको पेन को इधर रख दिया, है ना। अब हम कैसे करने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो मुझे इधर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, मैं इन दोनों को मिला के एक बना दूं, इधर 0 वोल्ट की बैटरी बना के इन दोनों का इक्विवेलेंट बना के एक सिंगल लाइन, और इधर से इन दोनों को मिला के एक बना दूं, तो मेरा बन जाएगा एक लूप, और एक लूप का करंट मैं ओरली निकाल लूंगा, है ना। तो अभी मैं सोचता हूं कि पहले इसका ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, थोड़ा सा याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ओरली कर रहे हैं। तो पेन भी चला सकते हैं, मैं ऐसे ही अपन आपस में याद रख लेंगे, है ना। देखो ये 0 वोल्ट है इधर, तो सबसे पहले तो 2 और 1 का इक्विवेलेंट निकाल लिया, वो तो 2/3 होगा। तो इन दोनों का मिला के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 2/3, दिमाग में लिख लिया साइड में इधर 2/3, 2/3 इन दोनों का इक्विवेलेंट आया। अब इन दोनों का यहाँ पे 0 वोल्ट की बैटरी, तो 20 × 1, 0 × 2, 20 हो गया, 20/3, तो बैटरी हो गई 20/3, 20/3 की बैटरी, 2/3 का रेजिस्टेंस, इसका हिसाब हो गया। अब इधर वाली साइड आते हैं, इधर 0 वोल्ट की बैटरी, 1 और 1 का मिला के आधा होता है ना, हाफ हो गया, इन दोनों का मिला के हाफ हो गया। और 10 × 1, 0 × 1, 10, 10/2, 5, सुंदर है, 5 एंड हाफ, 5 इधर, हाफ इसके साथ, इधर अपना आया था 20/3, 2/3। तो अब देख रहे हैं कि ये 5 और ये 10 मिलके 15 हो रहे हैं, और सामने आ रहा है 20/3, है ना। तो 15 - 20/3, 45 - 20, 25/3 का टोटल वोल्टेज हो गया, है ना। 25/3 का टोटल वोल्टेज हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस तो ये था अपना 2/3, और ये था 1/2, और ये 2, 2 + 1/2 हो गया, 2.5 हो गया, 5/2, 5/2 + 2/3, 5/2 + 2/3 कितना होता है, 19/6। तो 19/6 तो हो गया टोटल रेजिस्टेंस, और बैटरी हो गया 25/3, तो 25/3 डिवाइडेड बाय 19/6, तो 50/19, 25 × 2 आया ना ऊपर, 50/19 करंट आ गया इस ब्रांच का और इस ब्रांच का। तो इस ब्रांच में करंट 50/19 होगा, जो इधर जाएगा, और इधर जाएगा 50/19। अपन पहले वाले आंसर में चलते हैं जो हमने लिख रखा है, 50/19 है ना इसमें, ये 50/19, ये 50/19, इस ब्रांच का हो गया ना ये। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, ये तो हमें पता लग गया कि जिनको इक्विवेलेंट बनाएंगे, तो जिनको नहीं बनाएंगे उसका पता लगेगा। इन दोनों को नहीं लिया था ना, तो अपन को इस ब्रांच का करंट मिल गया। अच्छा, अब हमको ये करंट मिल चुका है कि 50/19 करंट इसमें ऊपर गया, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट था ना, इसमें ऊपर गया था। तो यहाँ पर बैटरी थी 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी थी,
और रेजिस्टेंस था 1/2। तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस IR। ऐसे करंट जा रहा है ना बैटरी के अंदर, तो उसका E तो है 5 और I हो गया 50/19 और R है 1/2। तो 5 माइनस 50/19 इंटू 1/2, तो 5 माइनस 25/19। तो 5 माइनस 25/19 कितना होता है? 70/19, है ना? तो 70/19 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब मुझे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मानूंगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल 70/19 ले लूंगा। तो ये 70/19 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 का ये 10 हो गया। तो यहाँ पे 70/19 और इधर है 10, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 70/19 और 10 में कितना अंतर होता है? 120/19। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसका करंट आ जाएगा 120/19। देखो जरा, 120/19 है ना? अब अपन को इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया था 70/19। इधर से यहां पहुंच जाएंगे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 70/19 प्लस 10, ये कितना होता है? 260/19। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 260/19 हो गया। इसका 0 माना था, इस तरफ करंट आया था 50/19, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 100/19। तो इसका 0 है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 100/19। तो ये हो गया 100/19 और वो कितना है? 260/19। तो अंतर कितना हो गया? तो 160/19 इस तरफ का करंट हो जाएगा। देखो जरा, आ, 7 में 160/19। तो अब देखो ये ओरली हुआ कि नहीं? देखो पेन साइड में रखा हुआ है। तो अगर हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं तो सर्किट थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा तो उसका हिसाब तो ओरली किया जा सकता है। पर सर्किट को ऐसे फैला के रखना चाहते हैं, 3-3 ऐसे अलग अलग मान के रखना चाहते हैं, 3-3 इक्वेशन लिख लेंगे, क्या है ना? सॉल्व कर लेंगे। तो आप चाहें तो करंट मेथड लगाएं, आप चाहें तो पोटेंशियल मेथड लगाएं, और आप चाहें तो पहले सर्किट सिंप्लीफाई कर लें और उससे सॉल्व कर लें। यही पूरे सर्किट की थीम है जो मैंने बताई। तीनों से आंसर मिलेगा। अब ये जैसे प्रैक्टिस करने की बात, जैसे बैट्समैन प्रैक्टिस करता रहता है बॉल पे, कैसे बॉल पे कैसे शॉट मारूंगा, रन ज्यादा बनाने तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे सवाल करने से प्रैक्टिस होती है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने बढ़िया बढ़िया, मतलब जल्दी जल्दी हिसाब लगने लग जाएंगे, मेथड मिल जाएंगे, है ना? तो अब आप लोगों का वक्त तो वैसे घंटे कैसे बच जाती है, टाइम भाग जाता है ना? एक सवाल के अंदर इतना वक्त निकल जाता है। अब आप लोग करेंगे आपकी शीट के सवाल, सेक्शन सी के क्वेश्चन और एक डीबीबी, ठीक है?